तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था बच्चों वो था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसकी पूरी न्यूमेरिकल एनालिसिस हम लोगों ने बनाई थी, कहाँ मैक्सिमम होगी इंटेंसिटी, कहाँ मिनिमम होगी, इस बारे में हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करूं, पहले हल्का सा रिवाइज करा देता हूं क्योंकि 2 दिन हो गए अनटच हो गए आप बिल्कुल टॉपिक से। ठीक है ना, हल्का सा रिवाइज कराकर मैं आगे बढ़ूंगा बच्चों, तो बहुत ध्यान से देखना सभी टॉपिक्स के बारे में। दो प्राइमरी वेव के आपस में मिलने से जो सेकेंडरी वेव बनती है, उस सेकेंडरी वेव के एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है बेटा ये। दो प्राइमरी वेव के मिलकर एक सेकेंडरी वेव बनने से, जब दो प्राइमरी वेव मिलकर एक सेकेंडरी वेव बनाएंगी तो उसके एम्पलीट्यूड का, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होगा हमारे पास में ये। जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास में वो ये है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। ठीक है, और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हमने आपसे कही थी, अगर बात होती है YDSC के एक्सपेरिमेंट की, यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, तो A की वैल्यू B के बराबर। यार अच्छा एक बात बताओ, तुम यहाँ तो मतलब मैं जब लिखता हूँ तो तुम सब पीछे पीछे बोलते रहते हो, हाँ सर ये आएगा, ये आएगा, सर ये आएगा, और जब बारी आती है टेस्ट की तो तुम बिल्कुल पूरा खाली पेपर छोड़ के चले जाते हो। ये क्या चक्कर है यार, ये समझ नहीं आती मुझे बात। क्यों भाई, जब बात टेस्ट की आती है तो आप टेस्ट में लिख कर क्यों नहीं जाते हो, ऐसे ही पूरा पेपर ब्लैंक छोड़ के चले जाते हो, और जब यहाँ लिखते हैं तो पीछे पीछे बोलते रहते हो, सर ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, सर इसके बाद ये आएगा। जानबूझ के करते हो क्या ऐसा है? चुप रहना जरा। YDSC के लिए A B के बराबर रहेगा, I1 I2 के बराबर रहेगा। बस ये समझ लो, अब तक की क्लास में, अब तक की जो भी क्लास हम लोगों ने पढ़ी उसमें ये पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा। प्राइमरी वेव आपके पास में ये है A साइन ओमेगा टी, दूसरी वेव आपके पास में ये है B साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और इन दोनों के मिलने से ये जो रिजल्टेंट वेव बन के निकलेगी यहाँ से, इसकी इक्वेशन है R साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। R निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, और थीटा निकालने का फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू B साइन फाई अपॉन A प्लस बी कॉस फाई। ये हमारे पास में थीटा निकालने का तरीका है बच्चों। ठीक है, ये अब तक का बेसिक है जो हम लोगों ने पढ़ा है। स्टार्ट करूं मैं अपनी क्लास, चलिए। तो अब यहां से हम अपना मेन काम स्टार्ट करते हैं बच्चों। मेन काम ये है, अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी की, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए साहब कॉस फाई की वैल्यू होगी +1। जो कॉस फाई होता है ना इक्वेशन में, ये जो कॉस फाई था अभी आपके पास में, इसकी वैल्यू होगी +1। कॉस फाई का मतलब होता है इंटरफेरेंस फैक्टर। इंटरफेरेंस फैक्टर आपका +1 होगा। अगर इंटरफेरेंस फैक्टर यानी कॉस फाई +1 है तो फाई कितना होगा हम ये देखते हैं। मैथ्स वाले तो थोड़ा सा ये है कि वो मैथ्स के टच में रहते हैं तो समझ जाएंगे, बायोलॉजी वाले को यहाँ ये टर्म याद करना पड़ेगा कि कॉस फाई की वैल्यू अगर +1 होती है तो फाई रहेगा हमारे पास में ±2n पाई। ध्यान रखेगा 2n पाई, यानी जब एंगल की वैल्यू 0 होगी तब भी कॉस की वैल्यू 1 होगी। 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, 14 पाई, यानी जब भी पाई के सामने एक इवन नंबर होगा, कैसा नंबर होगा, तभी हमारी कॉस की वैल्यू +1 बन जाएगी। और ये जो n आप लोगों को यहाँ दिख रहा है बच्चों, ये n दिख रहा है आपको, ये n शुरू होता है 0 से। देखो जब n की वैल्यू 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, जब n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या बन जाएगा, ±2 पाई। जब n की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या बनेगा, यहाँ n की जगह 2 रखोगे, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, ±4 पाई। जब n की वैल्यू 3 रखोगे तो क्या बनेगा, 3 × 2 6 पाई। बताओ बनता जाएगा नहीं बनता जाएगा। तो ये समझिए कि जब फेज डिफरेंस की वैल्यू आपके पास में इतनी रहेगी तब कॉस फाई रहेगा आपका +1, और कॉस फाई अगर +1 रहेगा तो इंटेंसिटी रहेगी मैक्सिमम, और मैक्सिमम इंटेंसिटी होने को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम देते हैं बच्चों। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास में होगी।
तो एक बहुत बढ़िया सवाल हमारे पास में आता है, जरा ध्यान से देखिएगा, लेकिन उसके लिए एक रिजल्ट और हमें बनाना पड़ेगा। रिजल्ट क्या है जरा देखिए आप। अगर मैं बात करता हूं मिनिमम इंटेंसिटी की, तो मिनिमम इंटेंसिटी होने के लिए cos फाई की वैल्यू सबसे छोटी यानी -1 होनी चाहिए। अब देखो cos की वैल्यू -1 कब होगी, जब फाई की वैल्यू रहेगी हमारे पास में ±2n+1 और साथ में रहेगा हमारे पास में पाई। देखो बेटा, अगर cos की वैल्यू बनानी है +1 तो पाई के सामने होना चाहिए इवन नंबर, और अगर cos की वैल्यू बनानी है -1 तब पाई के सामने होना चाहिए ऑड नंबर। कैसा नंबर? अब सोचो ऑड नंबर कैसे बनाया जा सकता है। आपने कोई भी एक सर्टेन नंबर उठाया, कोई भी नेचुरल नंबर आपने उठा लिया या होल नंबर आपने उठा लिया, उसमें पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करो। किसी भी नंबर में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर आपका इवन नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और उसमें 1 ऐड कर दोगे तो वो कैसा नंबर बन जाएगा? ऑड नंबर बन जाएगा। तो कंडीशन हम लोगों ने क्या की, जरा ध्यान से समझिएगा। हमने यहां रखा 2n+1 पाई। ये बताओ जरा n की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है? जरा यहां से 0 उठाकर यहां रखो, ये 0 हो गया, क्या बचा? ये हो गया 1 पाई। n की वैल्यू 1 यहां से उठाकर यहां रखो, 2 × 1 + 1 3 पाई हो गया। n की वैल्यू 2 यहां से यहां उठाकर रखो, 2 × 2 कितना हो गया? 4 और 1 कितना हो गया? 5। यानी आप ये समझिए कि जब वैल्यू रहेगी 0 ±2 पाई ±4 पाई ±6 पाई ±8 पाई ±10 पाई, तब cos की वैल्यू रहेगी +1। और जब आपके पास में, ध्यान से सुनिएगा, जब आपके पास में पाई के सामने रहेगा इवन ऑड नंबर, कैसा नंबर? यानी पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, 13 पाई, तब cos की वैल्यू रहेगी -1। समझ आ गई बात? अब इसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो ग्राफ में काफी हद तक आपका जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, वो क्लियर हो जाएगा ग्राफ को देखकर। देखो भाई ध्यान से देखना, ये हो गया हमारे पास में x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। हमने y एक्सिस पर रखा इंटेंसिटी को, x एक्सिस पर रखा हमने फेज डिफरेंस को। यहां बीचों बीच हमने रखा 0, यहां है हमारे पास में +पाई, यहां है +2 पाई, यहां है +3 पाई, यहां है +4 पाई। हमने एंगल मार्क कर दिया बच्चों यहां पर। यह है -पाई, यह है -2 पाई, यह है -3 पाई और यह है -4 पाई। अब देखो रिजल्ट क्या है हमारे पास में, गौर से देखिएगा। जब एंगल की वैल्यू हमारे पास में 0 है, जब एंगल की वैल्यू हमारे पास में 0 है, तो आप ये समझिए कि उस समय इंटेंसिटी है मैक्सिमम। जब पाई के सामने इवन नंबर है तब भी इंटेंसिटी है मैक्सिमम। जब पाई के सामने इवन नंबर है तब भी इंटेंसिटी है मैक्सिमम। जब पाई के सामने इवन नंबर है तब भी इंटेंसिटी मैक्सिमम है। जब पाई के सामने इवन नंबर है तब भी इंटेंसिटी मैक्सिमम है। देखो पाई के सामने -4, भले ही प्लस का हो माइनस का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पाई के सामने 4 है या नहीं है, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई। पाई के सामने 2 हो गया, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई। 0 पर भी इंटेंसिटी मैक्सिमम, 2 पर भी इंटेंसिटी मैक्सिमम, 4 पर भी इंटेंसिटी मैक्सिमम। ये ग्राफ सो ऑन ऐसे ही चलता जाएगा, इधर भी ऐसे ही चलता जाएगा, इधर भी ऐसे ही चलता जाएगा। आगे देखो, ये बताओ यहां पाई के सामने कैसा नंबर है, ऑड है या इवन है? इंटेंसिटी मिनिमम। यहां बताओ पाई के सामने कैसा नंबर है, इंटेंसिटी मिनिमम। समझ आ रही है बात? ऐसे ही यहां देखो पाई के सामने क्या है, 1, इंटेंसिटी मिनिमम। यहां भी इंटेंसिटी क्या है बच्चों, मिनिमम। ये कंडीशन हमारे पास में बन गई बच्चों। अब बनाते हैं ग्राफ, ठीक है? देखो ग्राफ कैसा बनेगा। ये बनेगा बेटा हमारे पास में ग्राफ, कुछ इस तरीके का ग्राफ हमारे पास में बनेगा, ठीक है? जहां भी पाई के सामने ऑड नंबर लिखा है वही इंटेंसिटी मिनिमम है, और जहां भी पाई के सामने इवन नंबर लिखा है वही इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम। तो इंटेंसिटी और फेज डिफरेंस के बीच में कुछ इस तरीके का ग्राफ आप लोगों का बनता है। इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में एज इट इज आप लोगों से पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने रिजल्ट जाना कि भैया इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी। इंटेंसिटी मैक्सिमम तब होगी जब फाई की वैल्यू रहेगी ±2n पाई, बेटा रहेगी, ओके। इंटेंसिटी मिनिमम कब रहेगी, इंटेंसिटी मिनिमम तब रहेगी जब फाई की वैल्यू रहेगी ±2n+1 इंटू पाई।
यहां जो n की वैल्यू की शुरुआत होती है, n जो स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 डैश 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 कहां तक? इनफाइनाइट तक। बेटा ये तो है फाई, इसे बोलते हैं फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं? अब हमें निकालना है डेल्टा एक्स। इस डेल्टा एक्स का नाम होता है पाथ डिफरेंस। ध्यान से देखिएगा जरा, डेल्टा एक्स को बोलते हैं पाथ डिफरेंस। अब देखो पाथ डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे। डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस निकालने का तरीका है लैम्डा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 5। समझ आ रही बात? ये बताओ कि पहले केस में इंटेंसिटी के मैक्सिमम होने पर आपने फेज डिफरेंस कितना निकाला? प्लस माइनस 2n पाई। यहां से वैल्यू उठाइए और यहां पुट कर दीजिए। सो डेल्टा एक्स निकल कर आएगा इसके अंदर लैम्डा अपॉन 2 पाई, यहां आ गया प्लस माइनस 2n पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, हमारे पास में बन गया डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा। कितना बन गया बच्चों? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा। यानी इंटेंसिटी के मैक्सिमम होने के लिए फेज डिफरेंस तो इतना है, और जो पाथ डिफरेंस है हमारे पास में वो है इतना, प्लस माइनस एन लैम्डा। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी? जब फेज डिफरेंस होगा इतना। आपको निकालना है पाथ डिफरेंस। यहां से वैल्यू उठाइए, इसकी जगह पुट कर दीजिए। जब इसकी जगह पुट करके हम आंसर बनाएंगे तो आंसर बनेगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n प्लस 1, और ये हो जाएगा लैम्डा बाय 2। ठीक है, फेज डिफरेंस इतना, पाथ डिफरेंस इतना, फेज डिफरेंस इतना, पाथ डिफरेंस इतना। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके सवाल बनाना बिल्कुल आसान नहीं होता है। अगर यहां से सवाल आता है ना तो बहुत गुंजाइश रहती है कि सवाल गलत हो जाए, लेकिन अगर आप इन 4 कॉन्सेप्ट को याद कर गए अच्छे तरीके से, किस केस में कितना फेज डिफरेंस है और कितना पाथ डिफरेंस है, तो डेफिनेटली आपका सवाल सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं अब आपको चाहे बार बार लिख के देखना पड़े या आपको याद करना पड़े, लेकिन ये 4 टर्म आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए कि इंटेंसिटी के मैक्सिमम होने के लिए, मैं बॉक्स में लिख रहा हूं, इंटेंसिटी के मैक्सिमम होने के लिए कॉस फाई कितना होना चाहिए? प्लस 1। कितना होना चाहिए? फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? प्लस माइनस 2n पाई। ऐसे लिख देता हूं मैं। और पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? पाथ डिफरेंस होना चाहिए प्लस माइनस n लैम्डा। दूसरे उसमें आइए, अगर इंटेंसिटी की वैल्यू मिनिमम चाहिए, इंटेंसिटी मिनिमम चाहिए तो कॉस फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1। फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? प्लस माइनस 2n प्लस 1 पाई। और पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? पाथ डिफरेंस होना चाहिए प्लस माइनस 2n प्लस 1, और साथ में क्या हो गया? लैम्डा बाय 2। ये कंडीशंस आपके पास में होनी चाहिए। अगर ये कंडीशंस आपके पास में हैं तो आप सवाल बना लेंगे। तो अभी तो मैंने आपको इंटेंसिटी और फेज डिफरेंस के बीच में ग्राफ बनाया था। अब एक ग्राफ हम प्लॉट करेंगे इंटेंसिटी और पाथ डिफरेंस के बीच। एक बात बताइए, डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस है आपके पास में, भाई जरा ध्यान से देखिएगा, डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस है आपके पास में। अगर मैं n की जगह 0 रखूंगा तो क्या बनेगा डेल्टा एक्स? अगर मैं n की जगह 0 रखूंगा तो डेल्टा एक्स कितना बन जाएगा? 0। और अगर मैं n की जगह 1 रखूंगा तो क्या बनेगा? प्लस माइनस लैम्डा। इधर प्लस लैम्डा, इधर माइनस लैम्डा, उन दोनों लैम्डा पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। अगर मैं यहां 2 रखूंगा तो प्लस माइनस 2 लैम्डा, इधर प्लस 2 लैम्डा, इधर माइनस 2 लैम्डा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। अगर मैं यहां 3 रखूंगा प्लस माइनस 3 लैम्डा, इधर 3 लैम्डा, इधर माइनस 3 लैम्डा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम होगी, बताओ होगी या नहीं होगी? अच्छा, मिनिमम के लिए क्या केस है भाई? मिनिमम के लिए देखो आप क्या केस है। मिनिमम के लिए ये फॉर्मूला है, n की जगह 0 रखते हैं, रखो n की जगह 0। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। बोलो यही है या नहीं है? n की जगह अगर मैं 0 रखूंगा तो क्या बनेगा? अगर मैं n की जगह 0 रखूंगा तो क्या बनेगा? यहां 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। क्या बचा हमारे पास में? प्लस माइनस लैम्डा बाय 2। इधर प्लस लैम्डा बाय 2, इधर माइनस लैम्डा बाय 2, इंटेंसिटी मिनिमम क्या होगी? फिर 3 लैम्डा बाय 2, इधर माइनस 3 लैम्डा बाय 2, इंटेंसिटी मिनिमम। फिर 5 लैम्डा बाय 2, इधर माइनस के 5 लैम्डा बाय 2, इंटेंसिटी मिनिमम। फिर 7 लैम्डा बाय 2, इधर माइनस के 7 लैम्डा बाय 2, इंटेंसिटी मिनिमम। समझ आ रही है बात? तो अब एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से काफी हद तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो भाई,
हाँ जी, देखो सर अभी दिखाते हैं, आप चिंता ना करो, आप चिंता ना करो। देखो बेटा, वाई एक्सिस पर तो है इंटेंसिटी, एक्स एक्सिस पर है फेज डिफरेंस। दोनों ग्राफ में एक साथ दोबारा से बना रहा हूं। देखो एक्स एक्सिस पर फेज डिफरेंस है, ठीक है। हमने यहां रखा 0, यहां रखा प्लस पाई, यहां रखा प्लस 2 पाई, यहां रखा प्लस 3 पाई। बस इससे आगे नहीं ले जाते, यहीं तक ही रखते हैं। ले जा कितना भी सकते हो आगे, लेकिन यहीं तक रखो। अब इधर आ जाओ, बताओ यहां क्या आएगा, माइनस पाई, यहां क्या आएगा माइनस 2 पाई, यहां क्या आएगा माइनस 3 पाई। जल्दी बताओ समझ आया नहीं आया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप बताइए 0 पर इंटेंसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम। बोलो बेटा होगी या नहीं होगी। एक लाइन में यहां प्लॉट कर देता हूं ऐसे, यहां पर इंटेंसिटी होगी मैक्सिमम, पाई के सामने 2 है इंटेंसिटी मैक्सिमम, ठीक है। पाई के सामने 2 है इंटेंसिटी मैक्सिमम, इन 3 पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। दूसरी कंडीशन में आते हैं, यहां ऑड नंबर है इंटेंसिटी मिनिमम, यहां ऑड नंबर है इंटेंसिटी मिनिमम, यहां भी मिनिमम, यहां भी मिनिमम। बताओ होगी या नहीं होगी। इन सारे ग्राफ को आपस में ट्रेस करा दो। हाँ बेटा ट्रेस कराया, ग्राफ मिल गया आप लोगों को। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड फेज डिफरेंस। ये हमारा इंटेंसिटी और फेज डिफरेंस के बीच में ग्राफ होगा। अब अगला ग्राफ बनाएंगे हम इंटेंसिटी और पाथ डिफरेंस के बीच, ठीक है। देखो इंटेंसिटी और पाथ डिफरेंस के बीच कैसा ग्राफ बनेगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर है इंटेंसिटी, एक्स एक्सिस पर है पाथ डिफरेंस। ये जो लाइन मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये लाइन मैक्सिमम इंटेंसिटी को शो कर रही है बच्चों, ठीक है। अब जरा देखना, पाथ डिफरेंस में थोड़ा अलग टर्म होता है बच्चों। यहां होगा 0, क्या होगा, यहां होगा प्लस लैम्डा बाय 2, यहां होगा प्लस लैम्डा, यहां होगा प्लस 3 लैम्डा बाय 2। अब इधर आते हैं, इधर होगा माइनस के लैम्डा बाय 2, इधर होगा माइनस के लैम्डा, इधर होगा माइनस के 3 लैम्डा बाय 2। ऐसे चलता है लैम्डा में, ठीक है। अब जरा आप मुझे बताइए, लैम्डा के सामने ऑड नंबर है, अरे है, और अपॉन में क्या है, इंटेंसिटी मिनिमम होगी। यहां लैम्डा के सामने पूरा एक इंटीजर है, इंटीजर है, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। यहां फिर मिनिमम होगी, यहां फिर मैक्सिमम होगी, यहां मिनिमम, यहां मैक्सिमम, यहां मिनिमम। इन्हें आपस में ट्रेस करा देते हैं। कुछ इस तरीके का ग्राफ हमारे पास में बनेगा इंटेंसिटी और पाथ डिफरेंस के बीच। तो ये ग्राफ तो हो गया इंटेंसिटी और पाथ डिफरेंस के बीच, और ये ग्राफ हो गया इंटेंसिटी और फेज डिफरेंस के बीच। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा भाई, ऐसा है कि 2-3 बार मैंने रिपीट कर दिया, कॉन्सेप्ट याद रखना है अच्छे तरीके से। फेज डिफरेंस के मैक्सिमम, इंटेंसिटी के मैक्सिमम होने के लिए फेज डिफरेंस होना चाहिए इतना, और पाथ डिफरेंस होना चाहिए ये, समझ गए। इंटेंसिटी के मिनिमम होने के लिए फेज डिफरेंस होना चाहिए इतना, प्लस माइनस 2n+1 पाई, और पाथ डिफरेंस होना चाहिए प्लस माइनस 2n+1, और यहां क्या हो जाएगा लैम्डा बाय 2, ठीक है। ये फेज डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये फेज डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस फॉर मिनिमम इंटेंसिटी। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, पक्का समझ में आ गई बात, ठीक है। आगे देखिए, अगली कंडीशन क्या है बेटा हमारे पास में, गौर से देखिएगा जरा। एक छोटा सा नोट पॉइंट हमें गिवन दे रखा है। इस पॉइंट का नाम है S1, इस पॉइंट का नाम है S2, ठीक है। और यहां लगाई गई है स्क्रीन। एक लाइट यहां से निकल रही है, P पर पहुंच रही है, एक लाइट यहां से निकलकर P पर पहुंच रही है, ऐसे, ठीक है। ये वाली जो लाइट है जो यहां से निकली है, इसकी इंटेंसिटी भी है I, और जो ये लाइट यहां से निकली है इसकी इंटेंसिटी भी है I। दिख रहा है आप लोगों को। अच्छा, थोड़ा सा सोच विचार कर जवाब दीजिए।
अगर दोनों की इंटेंसिटी आई है तो सेम इंटेंसिटी कौन से एक्सपेरिमेंट में होती थी? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दोनों की इंटेंसिटी सेम होती थी। अब थोड़ा सा और जवाब दीजिए कि कौन सी लाइट को P पर पहुंचने के लिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी? जो S2 से P पर पहुंचेगी उसे थोड़ा सा ज्यादा चलना पड़ेगा, और जो S1 से P पर पहुंचेगी उसे थोड़ा कम चलना पड़ेगा। समझ आ रही बात? हमने काम किया, हमने यहां एक मार्क कर दिया ऐसे, और इसे यहां से यहां मिला दिया, ठीक है। हमने कहा साहब S2 को ना इतना ज्यादा चलना पड़ेगा, हमने ऐसी मार्क करके बता दिया कि S2 को इतना ज्यादा चलना पड़ेगा। S2 को जितना ज्यादा चलना पड़ेगा इसे हम बोलते हैं डेल्टा एक्स। क्या बोलते हैं? इस डेल्टा एक्स का नाम होता है पाथ डिफरेंस। क्या होता है बेटा? इसका नाम होता है पाथ डिफरेंस। जल्दी बताओ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, ये आपको गिवन दे रखी है लैम्डा, और ये वाला जो एंगल है आपके पास में ये है 30 डिग्री, ठीक है। तो कहा कि बताइए P वाले पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी? फाइंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P। रिजल्टेंट इंटेंसिटी P पॉइंट पर कितनी होगी आप लोगों को ये बताना है। तो किसी भी पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी बताने का जो तरीका है बेटा हमारे पास में वो ये है, किसी भी पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी बताने का जो तरीका है हमारे पास में वो ये होता है। बताओ होता है या नहीं होता है? ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके हैं, पिछली 2 क्लास हमने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर लगा दी है। चलिए बताइए I1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में? आप बता सकते हैं I1 कितना होगा? I1 होगा I, अच्छा रूट से बाहर लिख दिया, ओ सॉरी, ठीक है। ये बताइए I1 की वैल्यू I होगी या नहीं होगी? और I2 की वैल्यू भी कितनी है? I। दोनों की इंटेंसिटी सेम दे रखी है, I प्लस I प्लस अंडर रूट I, और ये कितना हो गया? cos फाई, ठीक है। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू 2I प्लस 2I, ये हो गया cos फाई। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू 2I 1 प्लस cos फाई। बताओ बना या नहीं बना? अब फाई क्या है? सुनिए ध्यान से, फाई क्या है? फाई होता है दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस। अब इस सवाल में कोई फेज डिफरेंस की बात नहीं की, हाँ थोड़ा सा पाथ का डिफरेंस तो हमें नजर आ रहा है। पाथ का डिफरेंस हमें कैसे नजर आ रहा है? यहां से निकलने वाली लाइट थोड़ा जल्दी पहुंच गई, यहां से निकलने वाली लाइट को थोड़ा ज्यादा चलना पड़ा। कितना ज्यादा चलना पड़ा? इतना ज्यादा चलना पड़ा। इसी को हम नाम देंगे पाथ डिफरेंस। क्या नाम देंगे? अब जरा आप इस वाले ट्राइंगल को देखो बेटा, जिस पर मैं मार्क कर रहा हूं, इस वाले ट्राइंगल को देखो आप, दिख रहा है ट्राइंगल? ये वाला एंगल है 90 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन 30 इज इक्वल टू, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस। सो साइन 30 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा। साइन 30 की वैल्यू, सो डेल्टा एक्स कितना हो गया? लैम्डा बाय 2। कितना हो गया? डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गई लैम्डा बाय 2, ठीक है। लेकिन डेल्टा एक्स क्यों निकाला भाई हमने? हमें तो फाई चाहिए अगर इंटेंसिटी निकालनी है आपको रिजल्टेंट। हम फाई को डेल्टा एक्स के टर्म में बहुत आसानी से बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं जरा देखो। रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू 2I 1 प्लस कॉस, बताओ फाई को हम क्या लिखेंगे? 2 पाई अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स। 2 पाई अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू 2I 1 प्लस कॉस 2 पाई अपॉन लैम्डा। बताइए डेल्टा एक्स को हम क्या लिखने वाले हैं? लैम्डा बाय 2। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। क्या बचा बेटा हमारे पास में? कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। यहां है हमारे पास में 1, ये है -1, 1 से -1 कैंसिल आउट। कितना आ गया? 0। तो बताओ रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी बन गई हमारे पास में? रिजल्टेंट इंटेंसिटी बन गई 0। यानी इस P पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी आपकी वो किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। बताओ समझ आया नहीं आया? इस P पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपकी 0 के बराबर होगी। मतलब अब इस तरीके के सवाल आपको काफी मिल सकते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा अच्छे से। एक और सवाल मैं इसके ऊपर बता रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा।
एक बल्ब है यहां पर, एक बल्ब है यहां पर, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, ये हमने लगा रखी है स्क्रीन, ठीक है, ओके। ये रहा एक पॉइंट यहां पर, एक वेव यहां से निकलकर यहां आ गई ऐसे, यहां से चलकर ऐसे, ठीक है, और एक वेव यहां से चलकर ऐसे आई, इसकी इंटेंसिटी है I, इसकी इंटेंसिटी है 2I। दिख रहा है आप लोगों को? ये वाला एंगल भी 30 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री है। अगर फॉर्मूलों को रटोगे ना तो इस चैप्टर को कभी समझ नहीं पाओगे आप लोग, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा अच्छे से। बिल्कुल इस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, P पॉइंट पर। आपको बताना है कि इस P पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी। तो आप पहले सिर्फ ये देखो, डायग्राम को भूल जाओ आप, पहले ये देखो कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने का हमारे पास में तरीका क्या है। मेन काम आपका वो है, आपको P पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी बतानी है ना, तो पहले आप ये देखो कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने का तरीका क्या होता है हमारे पास में। भाई रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने का तरीका है IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2, कितना हो गया cos phi। बोलो समझ में आया? अब आप हमें ये बताइए कि I1 की वैल्यू क्या होगी आपके पास में I, I2 की वैल्यू क्या है 2I, 2 I1 की वैल्यू क्या है I, I2 की वैल्यू क्या है 2I, और ये क्या हो गया cos phi। बोलो हो गया? ठीक है। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू I और 2I 3I प्लस 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 में करेंगे 2 रूट 2, अंडर रूट I की अंडर रूट I में I, और ये क्या बन गया cos phi। देखो आगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू I को हमने कॉमन ले लिया 3 प्लस 2 रूट 2 cos, बताइए phi को क्या लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x। सवाल उठा कि डेल्टा x होगा क्या, पाथ डिफरेंस कितना होगा। अब आप एक बात बताइए, एक लाइट तो S1 से निकलकर यहां P पर पहुंच गई, एक लाइट S2 से निकलकर P पर पहुंच गई। मानसी किसे ज्यादा चलना पड़ेगा, S2 को? डायग्राम को देखकर बताओ। दोनों बराबर नहीं चलेंगी? मैंने तो एंगल भी बराबर दे रखे हैं आपको 30-30, तो यहां से निकलकर लाइट जितना ये चलेगी उतना ही ये चलेगी, कोई ज्यादा नहीं चलेगी कोई कम नहीं चलेगी। या चलेगी? भाई साफ साफ डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि कोई ज्यादा नहीं चलेगी कोई कम नहीं चलेगी। तो इसका मतलब यह है कि डेल्टा x कितना हो गया 0। कॉमन सेंस भी यार नाम की कोई चीज होती है नहीं, उसका यूज करो, हर जगह फिजिक्स का ही थोड़ा यूज करोगे। डेल्टा x कितना हो गया 0, यहाँ 0, इसकी मल्टीप्लाई इसमें cos 0 बन जाएगा, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आ गई आपके पास में 3 प्लस 2 रूट 2 एंड मल्टीप्लाई बाय इंटेंसिटी I, इतनी होगी हमारे पास में रिजल्टेंट इंटेंसिटी। नहीं समझे? पक्का? कोई परेशानी किसी को? देख लीजिए भी अगर कोई परेशानी हो तो, मतलब जब भी ये इस तरीके का सवाल आएगा ना कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट इंटेंसिटी बताओ कितना होगा, पहले आप फॉर्मूला लगा लो रिजल्टेंट कंडीशन निकालने का, पहले आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो रिजल्टेंट कंडीशन निकालने का, और फिर आप ढूंढो फाई को या डेल्टा एक्स को। अगर डायग्राम दे रखा है फिर तो फाई आप ढूंढ नहीं पाओगे, डेल्टा एक्स को ढूंढने की कोशिश करो कि डेल्टा एक्स कितना होगा। और डेल्टा एक्स का मतलब यह है कि कौन सी वेव ज्यादा डिस्टेंस चलेगी और कौन सी कम चलेगी, और उनके बीच का गैप कितना होगा, यानी पाथ डिफरेंस कितना होगा उनके बीच में, वो हमारा डेल्टा एक्स कहलाएगा। नहीं आया समझ में? ओके। अगली कंडीशन बेटा हमारे पास में आती है कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, ये जो वर्ड है ना कोहेरेंट, फिजिक्स से हटके अगर देखा जाए तो कोहेरेंट वर्ड का मतलब होता है आइडेंटिकल, एक जैसे बिल्कुल। ठीक है ना? और आइडेंटिकल सिर्फ वही नहीं होते जो देखने में आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल वो भी हैं जो प्रॉपर्टी वाइज आइडेंटिकल है, यानी उनके 36 के 36 गुण भी आपस में मिल रहा है। समझ में आ रही बात? उन्हें हम क्या नाम देंगे यहाँ पर? कोहेरेंट। तो कोहेरेंट सोर्सेज क्या है, इस पर कई बार क्वेश्चन आ गया, लेकिन सवाल आप इसका तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको पूरी कंडीशन पता होगी अच्छे से। बिल्कुल कोहेरेंट सोर्सेज क्या है? उन सोर्सेज को हम कोहेरेंट बोलते हैं जो बिल्कुल एक जैसे हों,
अपने अंदर से एक ही तो वेवलेंथ निकालें। यानी मान लो कि आपके पास में 2 बल्ब है, आपके पास में ये 2 बल्ब है, जितनी वेवलेंथ इसके अंदर से निकल रही है उतनी ही वेवलेंथ इसके अंदर से निकले, जितनी इंटेंसिटी इसके अंदर से निकल रही है उतनी ही इंटेंसिटी इसके अंदर से। समझ आ रही बात? वेवलेंथ सेम, इंटेंसिटी सेम, एम्पलीट्यूड सेम। समझ आ रही बात? अगर 2 भाई भी बिल्कुल ट्विंस है ना आपस में देखने पर, तो उनका डीएनए भी हल्का फुल्का अलग होता है, 1% या 0.1%। समझ आ रही बात? तो ऐसे ही जो सोर्स होते हैं, सोर्स का जो मेन डीएनए है उसका नाम होता है फेज। क्या होता है? यानी आप याद रखिएगा कि 2 बल्ब, जैसे ये वाली लाइट है, ये वाली लाइट है, बिल्कुल देखने में एक जैसी है, एक जैसी लाइट अपने अंदर से निकाल रही है, एक कलर की है, एक पावर की है, सब कुछ एक जैसा है, लेकिन फिर भी इसका फेज कुछ और होगा और उसका फेज कुछ और होगा। समझ आ रही बात? यानी 2 इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज का फेज कभी भी सेम नहीं हो सकता है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि भले ही 2 बल्ब एक जैसे हैं, उनकी सारी चीज सेम हो सकती है, लेकिन फेज कभी सेम नहीं हो सकता है। और फेज सेम ना होने की वजह से 2 एक जैसे बल्ब को आप कभी भी कोहेरेंट नहीं कह सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या होता है कोहेरेंट? जिनकी वेवलेंथ भी मैच करे, जिनकी इंटेंसिटी भी मैच करे, जिनका एम्पलीट्यूड भी मैच करे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिनका फेज भी मैच करे। क्या 2 अलग अलग बल्ब का फेज आपस में मैच कर सकता है? भले ही वो देखने में एक जैसे ही क्यों ना हो, कभी मैच नहीं करेगा। अभी रिसेंटली बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि बिल्कुल एक जैसी 2 कैंडल जला रखी है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन था, 2 कैंडल बिल्कुल एक जैसी जल रही है, क्या दोनों कैंडल आपस में कोहेरेंट है? हमारा आंसर होगा नो। 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज कभी भी आपस में कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनकी सारी क्वांटिटी आपस में सेम हो सकती है, लेकिन फेज कभी सेम नहीं होगा। समझ आ रही है बात आप लोगों को? फिर सवाल उठा कि भाई कोहेरेंट हमें मिलेगा कैसे? अगर कुछ भी चीज कांस्टेंट नहीं हो सकती है तो कोहेरेंट हमें मिलेगा कैसे? एक पेज देना भाई हमें। चलो मिल गया, रहने दो। अगर मैं इस बल्ब के सामने ऐसे एक स्क्रीन लगा दूं बच्चों, ऐसे स्क्रीन, ठीक है, और स्क्रीन के अंदर मैं 2 होल कर दूं, 2 होल, तो इसी के अंदर से लाइट निकलेगी इसके अंदर से लाइट, और वो लाइट इन होल पर आकर पड़ेगी। बताओ पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो जो फेज की लाइट यहां से निकलेगी, जो फेज की लाइट यहां से निकलेगी, बिल्कुल वही फेज की लाइट यहां से निकलेगी या नहीं निकलेगी? यानी एक ही सोर्स को जब आप कई पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं इस तरीके की स्क्रीन का यूज करते हुए, तो इन दोनों होल को आपस में कोहेरेंट बोलते हैं। इन दोनों होल को आपस में क्या बोलते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि कोहेरेंट कोई बल्ब ही होता होगा या कोई 2 सोर्स ही होते होंगे जो आपस में कोहेरेंट होते हैं। नहीं, एक ही बल्ब को 2 हम कोहेरेंट बनाते हैं। कैसे? एक स्क्रीन लेते हैं, उसके सामने लगा देते हैं और उसके अंदर होल कर देते हैं। अब यहां से जो लाइट निकलेगी और यहां से जो लाइट निकलेगी, उसका एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, इंटेंसिटी भी सेम होगी, फेज भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। तो ये दोनों होल आपस में क्या कहलाएंगे? ये दोनों होल आपस में कोहेरेंट कहलाएंगे। बोलिए समझ में आ गई क्या बात? बताइए समझ में आया या नहीं आया? तो वो सोर्सेज आपस में कोहेरेंट कहलाते हैं जिनकी सारी क्वांटिटी कैसी रहती है? सेम। अगर एक भी क्वांटिटी डिस्टर्ब हो गई तो वो आपस में कोहेरेंट नहीं रहेंगे। क्लियर? चलिए नोट डाउन करना स्टार्ट करिए।